अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी क्लास 7 से लेकर क्लास 10 के स्टडी मटेरियल्स को यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कराता है। और जब भी आप स्टडी करें तो प्लेलिस्ट की मदद से स्टडी करें। सब्जेक्ट्स, टॉपिक या चैप्टर्स चुनकर ही पढ़ाई करते रहें। इससे आपको किसी वीडियो को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर बटन को भी दबा दीजिएगा। चलिए, इस नए वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन को कवर करेंगे। और साथ में ही जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। उसकी डायमेंशनल एनालिसिस कर भी काफ़ी सारा चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण को हम लोग समझते हैं। बॉयल के नियम के अनुसार हम लोग जानते हैं V वेरीज 1/P। जब टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स स्थिर होता है तब गैस की जो मात्रा होती है वो स्थिर होते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स स्थिर होते हैं, तब हम लोग V वेरीजेस 1/P कहते हैं। चार्ल्स के नियम के अनुसार से देखिए, V वेरीजेस T होता है जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स या गैस का जो द्रव्यमान है या गैस की जो मात्रा है वह स्थिर रहता है, तब V वेरीजेस T। उसी तरह से V वेरीजेस N होता है एवोगैड्रो के नियम के अनुसार से, जब प्रेशर और टेम्परेचर स्थिर होता है। ठीक है, मैं डिटेल्स में बॉयल का नियम क्या है या चार्ल्स का नियम क्या है या फिर एवोगैड्रो के नियम की परिभाषा लिखिए या फिर स्टेट दीज लॉज, ये सब नहीं बता रहा हूँ, ना ही लिख रहा हूँ। आप बस इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को याद करके रखिएगा कि इनकी मदद से हम लोग आगे कैसे बढ़ते हैं। देखिए, जब बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ को हम लोग एक साथ में मिलाते हैं तो क्या हो गया। देखिए, V वेरीजेस N T और इधर में 1/P, तो NT वेरीजेस, देखिए V वेरीजेस NT/P, यह तैयार हो गया। यह तीनों लॉ को मिलाने के बाद में एक्सप्रेशन तैयार होता है। और जब वेरीजेस के चिन्ह को जब हटाते हैं तो V इक्वल टू K इंटू NT/P, मतलब K क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, स्थिरांक हो गया। इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा। ठीक है, जैसे पहले भी आप जान चुके हैं तो उसी तरह से याद करके रखिएगा। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PV इक्वल टू KNT हो गया। इस K को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं R से। ठीक है, R से प्रत्येक गैस के 1 ग्राम अणु के लिए K बराबर कितना होता है, R होता है। तो K को रिप्लेस कर दिया जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट से या गैस कांस्टेंट से, तब PV इक्वल टू NRT तैयार हो जाता है। इस एक्सप्रेशन को आपको याद करके रखना है। PV इक्वल टू NRT, यह N मोल्स के लिए होता है, याद रखिएगा, N मोल्स के लिए। ठीक है, N मोल्स ऑफ गैस के लिए PV इक्वल टू NRT होता है। वही 1 मोल के लिए अगर बोलेंगे तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा। इस चीज़ को भी याद करके रखना है आपको। इसीलिए PV/NT इक्वल टू R हो गया, जहाँ पर आप देखिए P क्या होता है, गैस का दबाव होता है, V क्या होता है, गैस का आयतन होता है, N क्या है, गैस के अणुओं की संख्या, T परम तापमान। ठीक है, और R जो होता है उसको सार्वत्रिक गैस स्थिरांक या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, या गैस स्थिरांक भी कहा जाता है। याद करके रखना है इन सारे टर्म्स को, स्टैंडर्ड टर्म्स हैं, इन सब का वैल्यूज जो होगा किस में होगा वो भी याद रखिएगा। सेम यूनिट्स में लेके हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, जब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आप देख पाएंगे और समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अगर बोला जाए तो क्या होता है। देखिए, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अगर बोला जाए आपको तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोले या आइडियल गैस कांस्टेंट बोले या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या मोलर गैस कांस्टेंट,
सब एक ही टर्म आर को रिप्रेजेंट करता है, याद करके रखिएगा। जो हम लोग समीकरण बना रहे हैं वह केवल याद रखना है आपको आइडियल गैस के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रियल गैस नहीं है। आइडियल गैस के लिए ही यह आइडियल गैस इक्वेशंस हम लोग डिराइव किए हैं। अब देखिए, हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन मोल गैस के लिए, तो एक मोल गैस के लिए कितना हो जाएगा, पीवी इक्वल टू आर टी, मतलब आर बराबर कितना हो गया, पीवी बाई टी। इसी आर को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। या फिर कहा जाए, परिभाषा अगर पूछा जाए कि क्या है आर की परिभाषा लिखिए, तो दबाव तथा आयतन का गुणनफल प्रति तापमान में परिवर्तन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहलाता है, आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, आर की इकाई कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है बताने के लिए, तो आर की इकाई अगर बोला जाए तो आप क्या लिखिएगा। आर की इकाई सीजीएस में देखिए, आर्ग प्रति मोल प्रति केल्विन, आर्ग पर मोल पर केल्विन, इंग्लिश में ऐसे भी लिख सकते हैं। आप अगर चाहें तो नहीं, आर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आगे पीछे रहे कोई दिक्कत नहीं है, आर्ग केवल पहले होना चाहिए या जूल को पहले लिखना है, ठीक है। एसआई पद्धति में जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, या फिर यहाँ पर जूल पर केल्विन पर मोल ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस चीज़ को आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, दोनों एक ही टर्म के लिए ही, एक ही इकाई के लिए प्रयोग किया जाता है। आप आर की जो भी इकाई है सीजीएस और एसआई पद्धति में याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, नोट करते चले जाइए ताकि आने वाला समय में आपको परेशानी नहीं हो। और जब भी आप पढ़ें तो इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का इस वीडियो को देखते जाइए ताकि कोई भी चीज़ पर पूरा क्लियर कंसेप्ट आपको मिल जाए। आगे बढ़ते हैं, आर का मान निकालते हैं। देखिए, आर का मान हम लोग निकालेंगे कैलकुलेशंस के द्वारा। आप देखिए, पी जो है वायुमंडलीय दबाव में हम इनकी वैल्यू को ले लेते हैं। देखिए, प्रेशर जो है उसकी वैल्यू हम लोग किस में ले लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, वायुमंडलीय दबाव, आप जानते हैं वायुमंडलीय दबाव प्रेशर की एक इकाई है। उसी तरह से आयतन के लिए हम लोग कौन सा यूनिट ले लिए, लीटर ले लिए। तब आर बराबर पी वी बाई एन टी जो होता है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो पी के जगह में क्या लिखा मैंने, टी लिख 1 एटीएम लिखा, और वॉल्यूम के जगह में 22.4 लीटर देखिए, और मोल के लिए 1 मोल या केवल मोल लिखे हैं एन के जगह में, और टेम्परेचर के लिए 273 केल्विन लिख दिया। अब देखिए 22.4 लीटर को जब 273 भाग देगा तो आप देखिएगा 0.082 आएगा। तो इसका मतलब हो गया क्या, जब आपका प्रेशर वायुमंडलीय दबाव में हो और वॉल्यूम लीटर में हो तब आर का वैल्यू कितना होगा, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होगा। इस यूनिट को याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर प्रेशर की इकाई डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर में और आयतन को घन सेंटीमीटर में लें तो क्या होगा। देखिए, जब हम लोग प्रेशर का वैल्यू डाइन प्रति वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं तो इसकी कैलकुलेशन जब आप कर लीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा 1.014 इंटू 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से वॉल्यूम के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, 22.4 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और उसी तरह से मोल लिख लीजिए, 1 मोल या मोल को लिखिए, और टेम्परेचर के लिए 273 के, एन के लिए 1 मोल या मोल को लिख लीजिए। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस करते गए, यहाँ पे ये 22.4 और इसको गुना करेंगे तो ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग इन दोनों को ज्यों का त्यों लिख दिए हैं और डिवाइड इसके द्वारा कर दिया गया है, तो देखिए ये वाला चीज़ तैयार हो गया आपके पास, ठीक है। गुना करके उसके बाद इससे डिवाइड किए हैं तो ये वाला आएगा। इन दोनों को गुना करने से केवल नहीं आया है, ये 273 भाग भी दिया है तो ये वाला आ गया है।
और दोनों सब इकाई को मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो समझने में। तो 8.32 इंटू 10⁻7 हो गया। यहाँ पे देखिए 9 हुआ, 9 और 9 में से 2 घट गया तो यहाँ पे 7 बच गया। तो देखिए हम लोग इस तरह से लिखते हैं K⁻⁻1, यहाँ पे मोल टू द पावर -1, तो आर्ग पर केल्विन पर मोल हो गया। इसी को ऐसे करके स्लैश करके भी लिख के बता सकते हैं। तो आर का वैल्यू कितना हो गया 8.32 इंटू 10⁻7 आर्ग पर केल्विन पर मोल हो गया। ठीक है, अब आप जानते हैं 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 आर्ग होता है। ठीक है, तो 10⁻7 को रिप्लेस कर दिए तो कितना हो गया 8.32 जूल पर केल्विन पर मोल हो गया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आप 1 जूल बराबर आप जानते हैं कितना है, 1 जूल बराबर कितना है, या 1 कैलोरी बराबर कितना है कैलोरी के रेस्पेक्ट में, तो आप जानते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल बोलते हैं या फिर 4.18 भी लिखते हैं। तो 4.2 जूल लिखिएगा तो भी होगा या फिर 4.18 लिखिएगा तो भी हो जाएगा। तो आप 1 जूल के लिए कितना लिखिएगा, तो 4.18 डिवाइड कर देगा इसको, या 4.2। तो आप देखिए कैलकुलेशंस कर कर यहाँ पर कि यह वैल्यू चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए डिवाइड किया इसने, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे 1.9904 कैलोरी पर केल्विन पर मोल तैयार हो गया। तो जूल के लिए आपने लिखा है कितना 1/4.18 कैलोरी लिखा है, तब जाके आपका निकल गया। तो आर का वैल्यू रफली हम लोग क्या बोलते हैं अप्रोक्स, इसको अप्रोक्स लिखते हैं या नियरली लिखते हैं या अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिख लीजिए। 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल हो गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ किस तरह से आर की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं आपको याद रखना है। केवल याद रखना है कि आर की वैल्यू कैलोरी में कितना हुआ 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, जूल में कितना हुआ ये वाला लाइन, आर्ग में कितना हुआ ये वाला लाइन। कैलकुलेशंस अगर आप याद भी नहीं रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं अगर हम लोग न्यूटन मीटर प्रेशर की इकाई को यूज करते हैं। आप जानते हैं प्रेशर की इकाई न्यूटन और मीटर स्क्वायर होता है, और आयतन घन मीटर पर घन मीटर होता है। तो इसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं। देखिए पी के जगह में आप जान रहे हैं कि आर इक्वल टू PV/NT होता है ना। तो पी के जगह में ये देखिए ये वाला वैल्यू को यहाँ पे बैठा दिया, और वी का वैल्यू यहाँ पे बैठा दिया, फिर ये ज्यों का त्यों ऐसे करके लिख दिया। तो लिखने के बाद में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए मीटर जो है वो डिनोमिनेटर में है 1n/m², और ये है मीटर क्यूब, तो ये कट गया तो यहाँ पे केवल मीटर बचा। तो यही आपके पास में न्यूटन मीटर हो गया। और ये स्लैश मतलब हर में क्या है मोल केल्विन है। इसको जब ऊपर ले गए तो इस लाइन में देखिए यहाँ पे पर केल्विन पर मोल हो गया। तो इसी को हम लोग न्यूटन मीटर का मतलब होता है 1 जूल यहाँ पर, इसलिए जूल पर केल्विन पर मोल यहाँ पर हो गया। तो अगर आप चाहेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर वॉल्यूम को मीटर क्यूब में भी लिखें तो आर का जो यूनिट तैयार होगा वह कितना हो जाएगा 1 जूल पर केल्विन पर मोल। इस तरह से भी आप तैयार कर सकते हैं इसकी इकाई को। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझने में परेशानी नहीं हो रही होगी, किस तरह से आप यूनिट को कन्वर्ट कर पा रहे हैं आर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम लोग प्लेस नहीं किए हैं, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि यहाँ पे आर का वैल्यू में यहाँ पे केवल जूल पर केल्विन पर मोल बताया गया है, किंतु ऊपर में यहाँ पे 8.32 ये वाला हिस्सा को लिखा गया है। तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये वैल्यू यहाँ भी आएगा और इधर भी रहेगा, इसीलिए कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। आप जस्ट कैलकुलेशन दिमाग में रखिए इस जगह में कि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो वैल्यू रहेगा ही रहेगा। हम लोग कैलकुलेशंस को छोटा करने के लिए यहाँ पे इसकी यूनिट्स मल्टीपल जो भी होगा उसको नहीं लिखा है बोलकर ऐसा दिख रहा है आपको। यहाँ पर भी जैसे 273 डिग्री केल्विन में लिखता तो इसका भी कैलकुलेशंस आता ही आपको दिख जाता। तो
इसलिए इसमें कंफ्यूजन नहीं लाना है। ठीक है, आप इसको अल्टरनेटिव के तौर पर ही समझ के तैयारी कीजिए या फिर समझे रहिए। इसको आप अपने नोट कॉपी करने में उतारने की जरूरत मत समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदर्श गैस की मात्रा, मोलर मास, जिसको आणविक मात्रा हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी जान चुके हैं, गैस का घनत्व तथा गैस समीकरण को लेकर जो संबंध तैयार होता है उसको समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से एक नया समीकरण तैयार होता है, उसको जानेंगे। माना किसी आदर्श गैस की हम लोग बात करें, इसलिए आदर्श गैस याद रखिएगा, नहीं भी लिखने से समझ में आना ही है कि आदर्श गैस की ही बात कर रहे हैं। माना किसी आदर्श गैस का ग्राम में मात्रा कितना है, m है। ठीक है, और गैस का आणविक मात्रा या मोलर मास कैपिटल M है। तो बहुत बार हम लोग इसको कैपिटल W लिखते हैं, यहाँ पर इसके लिए याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है कि कैपिटल W कहाँ पे आ गया, कैसे आ गया, इस तरह से, इसलिए डरना नहीं है। इसलिए गैस के मोलों या अणुओं की संख्या कितनी होगी, स्मॉल m बाई कैपिटल M। तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे कैपिटल W बाई स्मॉल या कैपिटल W बाई कैपिटल M करके भी लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आदर्श गैस समीकरण के अनुसार से देखिए, PV इक्वल टू nRT होता है। n का वैल्यू आपने क्या निकाल लिया, देखिए स्मॉल m बाई कैपिटल M, तो यहाँ पर लिख लिया आपने, बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये m इधर चला गया, तो m इक्वल टू स्मॉल m RT बाई PV, ये तैयार हो गया। ठीक है, तो कई बार ये वाला चीज़ पूछा जाता है कि PV इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M इक्वल टू RT, प्रूफ कीजिए, या PV इक्वल टू W बाई कैपिटल M या स्मॉल m दिया रहेगा RT, इस चीज़ को साबित कीजिए। तो आपको इसी तरह से कैलकुलेशंस करते हुए पहले PV इक्वल टू nRT साबित कर दीजिए, ज़्यादा नंबर का है तो, और कम नंबर का है तो PV इक्वल टू nRT लिखिए, यह वाला रिलेशन लिखिए, उसके बाद में यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। 2 नंबर या 1 नंबर का है तो ऐसे करके लिख दीजिए। 3 नंबर का है तो PV इक्वल टू nRT साबित कीजिए, उसके बाद में यहाँ पे इस रिलेशन को दिखाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप घनत्व से लेकर इस संबंध को दिखाइए कि किस तरह से घनत्व के साथ PV इक्वल टू nRT या PV इक्वल टू RT, जो गैस इक्वेशन है वह कैसे संबंधित है। आप जानते हैं गैस का घनत्व इक्वल टू कितना होता है, मात्रा बटे आयतन होता है ना। तो D इक्वल टू m बाई वी, m इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए VD, V इंटू डी। तो 1 नंबर से और 2 नंबर से, देखिए यहाँ पे स्मॉल m है, यहाँ भी स्मॉल m है, यह भी स्मॉल m मात्रा है, वहाँ भी स्मॉल m मात्रा है। ठीक है, तो इसीलिए दोनों को लेकर अगर हम लोग प्लेस करेंगे, देखिए इस m के जगह में, ठीक है, इस m के जगह में हम लोग इस m का वैल्यू बैठाएंगे, VD को बैठा देंगे, देखिए यहाँ पे, तब क्या होगा, तो कैपिटल M इक्वल टू VD RT। ठीक है, यहाँ का भी कट गया, तो D इक्वल टू, ये देखिए M इक्वल टू D इंटू RT बाई P तैयार हो गया। ठीक है, या D इक्वल टू M इंटू P बाई RT तैयार हो गया। ठीक है, तो जो गैस का घनत्व है उसके रिलेशन के साथ में PRT और M जो है, ठीक है, आणविक मात्रा या मोलर मास, उसका क्या संबंध है आपने स्थापित कर दिया। याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है, आसान तरीके से आपको तैयारी करते जाना है, लिखकर प्रैक्टिस करते रहना है, तब जाके आप समझ पाएंगे। देखिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग डायमेंशन ऑफ R, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसका डायमेंशंस को समझते हैं। जब आप क्लास 9 में थे तब आप बीमा के बारे में पढ़ें। ठीक है, बल का, कार्य का, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज, उन सब का डायमेंशंस के बारे में आप पढ़ें, बीमा के बारे में पढ़ें, तो कैसे बीमा का कैलकुलेशंस होता है, वो सब चीज़ आप क्लास 9 में सीख चुके हैं। अभी यहाँ पर क्लास 10 में आप आर का बीमा निकालेंगे। देखिए
PV बाई NT होता है ना यहाँ पर। तो R का बीमा इक्वल टू, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दिए, तो P का बीमा कितना होता है यहाँ पर बैठा दिए। इस चीज़ को आपको रट के रखना है, याद करके रखना है। फिर वॉल्यूम, तो L क्यूब हो गया, और स्क्वायर ब्रैकेट तो लगाना ही है। मोल, देखिए नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल, और यहाँ पे टेम्परेचर के लिए K, तो 1 है इसीलिए 1। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, तो यहाँ पे देखिए 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे T माइनस में है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जब इस चीज़ को ऊपर में लिखते हैं तो माइनस में चला जाएगा, देखिए यहाँ पे -1 हो गया। तो ml स्क्वायर T टू द पावर -2 मोल -1 K -1, तो यह हो गया डायमेंशन ऑफ R। गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? अगर आपके पास समय ज़्यादा रहेगा एग्जाम में, पूरा कैलकुलेशंस करके लिख के दिखाइएगा, नहीं तो जस्ट आप इस लाइन को लिख दीजिएगा तो भी 1 में 1 आपको मिल जाएगा। किंतु ज़्यादा नंबर का रहेगा, 2 नंबर का रहेगा, तो आपको कैलकुलेशंस करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आप देखिए, आप तो यह जो था R डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको भी बोला जाता है डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ R। लिखिए तो इसी को लिखना है, या डायमेंशन क्या है बोले तो भी इसी को लिखना है। आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जो R की यूनिट है उसको हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा, आइडियल गैस इक्वेशन का जो डायमेंशनल एनालिसिस है उसके द्वारा हम लोग निकालेंगे कि R की जो इकाई है, हम लोग जब लिखते हैं तब आपने देखा है जब हम लोग समझ रहे थे उसी समय अर्ग पर केल्विन पर मोल CGS में, और SI पद्धति में जूल पर केल्विन पर मोल हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो वह जो हम लोग लिख रहे हैं यूनिट को, तो उसको डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। थोड़ी देर पहले जब डायमेंशन ऑफ हम लोग R का निकाल रहे थे तब आप समझ गए होंगे कि P का डायमेंशन लिख देना है, V का डायमेंशन लिख देना है, और उसके बाद में यहाँ पे जब कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो ml स्क्वायर T टू द पावर -2 यहाँ तक तैयार हो गया, और ये वाला यहाँ तक तैयार हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। किंतु आप जब यहाँ पर देख रहे हैं इस चीज़ को ध्यान से, तो आपको याद कार्य, जिसको इंग्लिश में वर्क बोलते हैं, इसका जो डायमेंशन है आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, ml स्क्वायर T टू द पावर -2, यह होता है कार्य का डायमेंशन, ठीक है। देखिए इस कारण से अगर हम लोग भाषा में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर में डायमेंशन ऑफ वर्क हो गया, है ना, और नीचे में डायमेंशन ऑफ मोल, मोल नंबर भी लिखेंगे तो भी होगा, और ये इधर में हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, टेम्परेचर का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो गया वर्क का, मोल का डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये हो गया टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम इसको हटाएंगे डायमेंशंस को और लिखेंगे इकाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, R की इकाई मतलब हो गया कार्य की इकाई बटा मोल संख्या की इकाई गुना तापमान की इकाई। इसीलिए कार्य की इकाई मुझे याद है अर्ग, तो यहाँ पर मोल हो गया, इसके लिए जब ऊपर में लिखेंगे अंश में तो, और यह पर केल्विन हो गया। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं क्या, R की CGS इकाई अर्ग प्रति मोल प्रति केल्विन, उसी तरह से SI में जूल प्रति मोल प्रति केल्विन लिखते हैं। तो देखिए डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम लोग R की CGS और SI पद्धति में इकाई को निकालते हैं। तो जब भी एग्जाम में बोले कि डायमेंशनल पद्धति के द्वारा R की इकाई बताओ, तो आप इतना सारा कैलकुलेशंस करते हुए बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस तरह से नहीं करूं, डायमेंशनल का यूज़ एक ही बार में लास्ट में करूं, तो कैसे करेंगे उसको भी देखिए। शुरू से ना करके एकदम लास्ट में करना चाह रहे हैं डायमेंशनल का यूज़, तो भी आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप जानते हैं कि PV बाई NT इक्वल टू R होता है, दोनों में डायमेंशन बढ़ा दीजिए, और जानते हैं आप दबाव बराबर कितना होता है, फोर्स बाई एरिया। F मतलब फोर्स और A मतलब एरिया, ठीक है, फोर्स बाई एरिया, तो F बाई A लिख दिए। तो यहाँ पर देखिए आप P
डायमेंशन ऑफ पी मतलब डायमेंशन ऑफ एफ बाई ए। उसी तरह से एरिया कितना होता है, लंबाई गुने चौड़ाई या लंबाई गुने लंबाई, इसी तरह से होता है। तो जब हम डायमेंशन में लेते हैं तो एल एल ही रहता है सबके लिए, तो एरिया के लिए एल स्क्वायर और वॉल्यूम के लिए एल क्यूब होता है। तो यहाँ पर बैठा दिए, देखिए इस जगह में एरिया के लिए यहाँ पे एल क्यूब बैठा दिए। उसके बाद में जब कट गया यहाँ पर तो केवल एल बच गया, देखिए तो एफ एल और यहाँ पे एन टी। तो आप जानते हैं, याद कीजिए, वर्क वर्क मतलब कार्य, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट किसके लिए है, लंबाई के लिए है, तो एल एफ इंटू एल। तो जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर तो एफ एल हो गया, एफ एल डब्लू। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे करके कंबाइंड करके एक साथ में एक बार लिख लीजिए, डायमेंशन ऑफ एफ एल बाई डायमेंशन ऑफ एन बाई यहाँ पर इंटू डायमेंशन ऑफ टी। तो एफ एल के जगह में आप डब्लू लिख लिए, नीचे में डायमेंशन ऑफ एफ एन और डायमेंशन ऑफ टी हो गया। मतलब ये वाला लाइन आपके पास तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ तक जब हो गया तब आप क्या करेंगे, यह वर्क है और यहाँ पे मोल है और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो आर की सीजीएस इकाई कितना लिखेंगे, कार्य प्रति मोल प्रति केल्विन। उसी तरह से एसआई में जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। तो कार्य यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे भी कार्य बोल रहे हैं, तो कार्य की इकाई यहाँ पे सीजीएस में अर्ग, यहाँ पे जूल। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा डायमेंशनल एनालिसिस के द्वारा कैसे करके हम लोग समझा पा रहे हैं आइडियल गैस इक्वेशन को। तो इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।